क्योंकि दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक जैसी परेशानी ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। दोनों शायद ही कभी अलग अलग दिखाई देते थे। जहाँ राजा रहता वहीं उसका मंत्री भी रहता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उन्हें एक साधु दिखाई दिया जो आग के सामने बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह पूजा कर रहा है, क्योंकि उसने आने वालों की ओर देखा तक नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारी कुछ मदद कर दे। दोनों ने साधु के सामने झुककर प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। सिर नीचे झुकाए ही साधु ने कहा, तुम दुखी मत हो, लो ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और दूसरा आम मंत्री की पत्नी को। तुम दोनों की पत्नियों को संतान प्राप्त होगी। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट आए। उन्होंने वे आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो न केवल राजा और मंत्री के घरों में बल्कि पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना गिने तुले बहुत सारी भेंट दी गई, गरीबों को भोजन कराया गया और सारे कैदी रिहा कर दिए गए। राज्य में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में बच्चों की विशेष देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखरेख के लिए कई दाइयां रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तो उन्हें पढ़ाने के लिए कई गुरु नियुक्त किए गए। उनकी शिक्षा और कला में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। परिणाम स्वरूप वे दोनों ज्ञान और कला में बहुत प्रवीण हो गए। अपने पिताओं की तरह वे भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अधिकतर समय साथ ही रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल गए। वहाँ वे घंटों शिकार की तलाश में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और मंत्री का बेटा पानी की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसे नदी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत सुंदर परी एक शेर के सहारे बैठी है और वह शेर परी से डरा हुआ लग रहा है। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह दौड़ता हुआ राजकुमार के पास वापस आया और उसके लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले आया। जब मंत्री का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर कहाँ रह गए थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मंत्री के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ अजीब हुआ है। तब मंत्री के बेटे ने राजकुमार को बताया, मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह एक शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी उस लड़की को देखना चाहूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। मंत्री का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर अब उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है। मंत्री का बेटा बोला, डरो मत, हम लड़की को पकड़ लेते हैं क्योंकि शेर तो सोया हुआ है। वे दोनों धीरे धीरे उस लड़की के करीब चले गए। मंत्री के बेटे ने शेर का सिर उठाकर उसे जमीन पर लिटा दिया और राजकुमार ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। मंत्री का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो उसने वहां सिर्फ मंत्री के बेटे को देखा। शेर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? मंत्री का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसे ले गया। शेर बोला, उसे तुम अपना दोस्त कहते हो जो तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गया? वह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरह अपने मित्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा सकता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी से ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण का अपने माता पिता से झगड़ा हो गया और उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस संकट की घड़ी में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर कहीं और चल दिए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि किसी वजह से राजकुमार थोड़ी देर के लिए पीछे रह गया। ब्राह्मण और बढ़ई आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि अपने दोस्तों को पकड़ सके, लेकिन बदकिस्मती से वह किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गया और अपने दोस्तों से बिछड़ गया। वह इस उम्मीद में चलता रहा कि अपने दोस्तों को कहीं न कहीं ढूंढ निकालेगा, पर जब काफी दूर जाने के बाद भी वह उन्हें नहीं मिला
तो उसे लगने लगा कि शायद वे बहुत तेजी से आगे निकल गए हैं और वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा। लेकिन असल में ब्राह्मण और बढ़ई तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाया। आखिरकार उन्होंने सोचा कि शायद राजकुमार को घर की याद आ गई होगी और वह वापस चला गया होगा। उधर चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ पहुंचा, जिसके बीच में एक विशाल और भव्य महल खड़ा था। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता होगा? यकीनन कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। चलो जाकर पता करता हूँ। सोचते सोचते वह उस महल के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बहुत ही सुंदर लड़की ने खोला, जिसने मीठी आवाज में उसे अंदर आने के लिए कहा। जब वह महल के अंदर आया तो लड़की अचानक रोने लगी। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? लड़की बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। क्या तुमने यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस महल में एक भयानक राक्षस रहता है जो मीलों दूर तक के आदमियों को खा चुका है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, नहीं नहीं, तुम इतनी निराश मत हो, हिम्मत रखो। मुझे उस राक्षस के बारे में कुछ बताओ, शायद मैं कोई उपाय निकाल सकूं जिससे मेरी जान बच जाए। लड़की सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह राजकुमार को महल के पीछे वाले कमरे में ले गई और वहां रखे एक बड़े बक्से में उसे छुपा दिया। वह बोली, अब तुम यहाँ चुपचाप रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शाम को राक्षस लौट आया। उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने तुरंत बता दिया कि वहाँ कहीं कोई आदमी मौजूद है। उसने गुस्से में लड़की से पूछा, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है क्या? मुझे सच बताओ, कौन है, कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ कोई नहीं आया। और फिर कौन इतना साहसी होगा जो इस जगह आने की हिम्मत करेगा? राक्षस कुछ शांत हुआ। लड़की ने देखा कि उसके शब्दों का असर हो रहा है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वह बोली, तुम मुझे रोज इस महल में अकेला छोड़कर चले जाते हो और मुझे कभी नहीं पता होता कि तुम कब वापस आओगे। कई बार तो मुझे लगता है कि तुम लौटोगे ही नहीं और तब मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। लोग तो मुझे वैसे ही नफरत की नजरों से देखते हैं तुम्हारी वजह से। मुझे डर लगता है कि एक दिन वे मुझे भी मार देंगे। तुम ही बताओ, क्या मुझे डरने की जरूरत नहीं है? राक्षस थोड़ी नरमी से बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मर सकता। फिर वह महल के एक विशाल खंभे की ओर इशारा करते हुए बोला, जब तक यह खंभा नहीं टूटता मैं नहीं मर सकता। लेकिन यह बात कौन जानेगा। अगली सुबह जब राक्षस बाहर चला गया, लड़की भागकर उस कमरे में गई जहां उसने राजकुमार को छुपाया था और उसे बाहर निकालते हुए सारी रात की बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बस यही समय है, मैं उस खंभे को तोड़ देता हूँ और इस राक्षस का अंत करता हूँ। ऐसा कहते हुए वह उस खंभे को मार मार कर तोड़ने लगा। वह तब तक मारता रहा जब तक खंभा सैकड़ों टुकड़ों में न बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर चोट सीधा राक्षस पर पड़ रही हो, क्योंकि हर बार बाहर निकल। तू बाहर आएगा या हम अंदर घुसकर मारे? घुसकर मारने की बातें तो सब करते हैं, भैया हम करके दिखाते हैं। जब वह खंभे को मारता, राक्षस दूर कहीं जोर से चिल्लाता। जब खंभा पूरी तरह टूट गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उसी महल में रहने लगा। आसपास के लोग राक्षस के अंत पर बहुत खुश हुए और राजकुमार को धन्यवाद देने के लिए महल में आने लगे। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन पर फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे और वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगे। लेकिन सच्ची खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। बाल संवारने के बाद उसने कंघी खिड़की की दीवार पर रख दी। तभी एक कौवा आया और उस कंघी को उठाकर उड़ गया। वह कंघी को बहुत दूर समुद्र के किनारे तक ले गया और वहां उसे पानी में गिरा दिया। उस कंघी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। इत्तेफाक से उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछली बहुत बढ़िया थी, इसलिए मछुआरा उसे राजा के महल में राजा के भोजन के लिए ले गया। जब रसोइया मछली को काट रहा था तो उसे उसके पेट में वह कंघी मिली। यह देखकर वह चौंक गया और कंघी को राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसे बड़ा अचरज हुआ और उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वे उस कंघी की मालकिन को खोज कर लाएं। साथ ही यह भी वादा किया कि जो भी उसे लेकर आएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह इस कंघी को पहचानती है और उसने यह भी वादा किया कि वह कंघी की असली मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह स्त्री राजकुमार की पत्नी से मिली और जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं,
उसे घर में रहने के लिए भी आमंत्रित कर लिया गया, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। परंतु उसने देखा कि जब तक राजकुमार जीवित है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। इसलिए उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर यह कहलवा दिया कि राजकुमार की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई है। राजकुमार की पत्नी उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुई और खूब रोई। वह इतनी शोकाकुल हुई कि लोगों को लगने लगा कि वह तो मर ही जाएगी। परंतु उसने राजकुमार के शव को नहीं छोड़ा। उसने उसे एक मजबूत बक्से में बंद कर अपने कमरे में रख लिया। राजकुमार ने अपने 2 खास दोस्तों के बारे में अक्सर बातें की थीं कि वे क्या क्या कर सकते हैं। उसकी पत्नी को आशा थी कि वह एक दिन उनसे अवश्य मिलेगी और अपने पति को पुनः जीवित करवा पाएगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका मिला, उसने लड़की को घर छोड़ने और उसके साथ चलने को कहा। उसने कहा कि यहाँ वह बहुत परेशान है, इसलिए कुछ दिन दूर रहकर शांति पाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर पहुंचते ही उस स्त्री ने राजा को खबर दी कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा तुरंत आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया। उसने उससे प्रार्थना की कि वह उसकी रानी बनकर उसके साथ रहे। लड़की बोली कि वह उससे विवाह तो कर लेगी, लेकिन उसे 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने ऐसा करने को कहा है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह लड़की से विवाह कर सके। राजा ने उसके लिए सड़क के किनारे एक छोटा सा महल बनवाया, जिसमें वह अकेली रहने लगी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह प्रार्थना करती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाएं, ताकि वह इस राजा से शादी करने से बच सके। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की ओर देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरें। एक दिन उसने 2 आदमियों को अपने घर की ओर आते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? वे बोले, हम यात्री हैं और बहुत लंबी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके उस दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी चिंता आप न करें, मैं उसे जिंदा कर लूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। कृपया आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और जैसे ही पूरे होंगे वह मुझे यहाँ से ले जाएगा। हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता है वह सब पहरेदार जाकर राजा को बता देते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकलें कैसे। बढ़ई बोला, आप डरो मत। अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो अपने मालिक की इच्छा पर इधर से उधर जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय लड़की ने एक दूत को राजा के महल की ओर यह संदेश लेकर भेजा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे खुश रहें और मुझे 100 किलो चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसे 100 किलो चंदन की लकड़ी भिजवा दी। बढ़ई ने उससे महल बनाना शुरू कर दिया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा, ओ भले राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है। कृपया मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के चंदन के महल में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस महल को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कह दिया। बढ़ई के कहते ही चंदन का महल उड़ चला और वह इतनी बेआवाजी से उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगे थे कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया ही था कि वह राजकुमार जिंदा हो गया। बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा 0% सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई।
बाद में पता चला कि वह लड़की तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार ने बढ़ई और ब्राह्मण की शादी अपनी ननद और भाभी से करवा दी। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ मंत्री के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के सच्चे दोस्त थे, वैसे ही लोग असली दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत ही करो, जो खुद परी को लेकर चला गया और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया, उसे तुम अपना दोस्त मत मानो, वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और मंत्री का बेटा वहां से चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी